गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की चौथी सीरीज, फोर्थ सीरीज। और फोर्थ सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात कि बोहर का एटॉमिक मॉडल हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ओके, बोहर का एटॉमिक मॉडल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल फेल हुआ, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। जैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ वैसे ही बोहर का एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आ गया। और बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स पे ये बेस्ड था। ओके, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर। पॉस्टुलेट का मतलब होता है बेटा एजम्पशंस। मेन पॉस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ बोहर। सबसे पहली बात, एटम हैज़ टू पार्ट। किसी भी एटम के पास दो पार्ट होते हैं। पहला तो न्यूक्लियर पार्ट दैट कंटेन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियर पार्ट दैट कंटेन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सेकेंड इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम के पास दो पार्ट, एक तो है न्यूक्लियर पोर्शन जिसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट विल कंटेन इलेक्ट्रॉन। एंड नोट इज, लुक एट ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a stationary orbit. Electron is revolving in a stationary orbit. Electron is revolving in a stationary orbit that is known as cell. That is known as cell. इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। That is known as what? Cell. Okay. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, each stationary orbit, each stationary orbit, each stationary orbit has fixed energy. Each stationary orbit has fixed energy. हर स्टेशनरी ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है जो कि फिक्स्ड होती है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात क्या है? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट एंड ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। हर स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। ओके, अभी हमने निकाल के दिखाना है आपको कि हर एनर्जी लेवल का, हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता है। निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे बातें हो गई कि हर ऑर्बिट का जो है एनर्जी लेवल क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और नेक्स्ट बात, देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर के स्टेशनरी ऑर्बिट पाए जाते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला ऑर्बिट K, दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस के बाहर L, तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस के बाहर M, चौथा N। हम लोगों ने 10 तक यही पढ़ा है कि पहला ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले वाले को K बोलते हो, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M देते हो नाम, चौथे वाले को N नाम देते हो। तो आपको पता है कि 4 ही होते हैं ऑर्बिट, 4 नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। N के बाद O, P, इसको यहाँ भी बना सकते हो ऐसे पूरा, ठीक है? फिर Q, इस तरह से लेकर के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। तो सबसे पहली बार किसी ने बताया था केमिस्ट्री में कि किसी ऑर्बिट की अगर बात की जाएगी, किसी एटम के पास कितने ऑर्बिट पाए जाते हैं, तो किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। ऐसा नहीं होता है सिर्फ 4 ऑर्बिट होंगे या 5 ऑर्बिट होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। और ये जो K, L, M, N, O, P है, ये सारे के सारे ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऑर्बिट। ओके, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हमारे वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जब बोला गया कि सर इनफाइनाइट ऑर्बिट हैं,
तो अगेन पॉइंट नंबर थर्ड, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट या आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड only in those orbit whose angular momentum that is MVR जो होता है बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π। क्या बोला कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या घूमेगा जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम AM इज व्हाट बेटा, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज MVR, एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा यानी n, और n की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 2 3 4 इन सो ऑन। तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम ये है हमारा MVR, दैट इज n इंटू H/2π, H है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2π। तो यहाँ से हम n की वैल्यू देखेंगे, दैट इज 1 2 3 4। 1 का मतलब पहला ऑर्बिट K, 2 का मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो H/2π, यानी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा H/2π। फिर एंगुलर मोमेंटम अगेन n की वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू H/2π। तीसरा रखें एंगुलर मोमेंटम 3 इंटू H/2π। चौथा रखें एंगुलर मोमेंटम दैट इज 4 इंटू H/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होगा, या तो H/2π हो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, या तो 2 इंटू H/2π हो, या तो 3 इंटू H/2π हो, या तो 4 इंटू H/2π हो। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू अगर आप लेकर के आओगे, कहोगे सर 1.5 इंटू H/2π अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा? नहीं करेगा। ऐसे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम 1.5 टाइम्स होगा। या 2 और 3 के बीच में अगर आप बोल दो 2 और 3 के बीच में, ठीक है, अगर आप कह दो कि इनके बीच का कोई भी ले आओ उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, 2 और 3 के बीच में 2 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो, ठीक है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन या तो इतना एंगुलर मोमेंटम वाला ऑर्बिट में जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? आउट ऑफ द इनफाइनाइट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π, नॉट द फ्रैक्शनल मल्टीपल। प्लीज नोट इट डाउन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी उतार लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, केवल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। दैट इज अ वेरी ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। This is the beauty of this subject, okay? फिर बात करते हैं एक छोटा सा नोट।
अगर हम इसको न्यूक्लियस बोल दें तो न्यूक्लियस के पास में सबसे पहला एनर्जी लेवल K होता है, फिर दूसरा L है बेटा, और फिर तीसरा जो है वो M है, चौथा N है। बात समझिएगा। ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे तो एक एनर्जी लेवल मिलेगा इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, K का एनर्जी लेवल EK फिक्स्ड होगा, L का एनर्जी लेवल EL फिक्स्ड होगा, M का एनर्जी लेवल EM फिक्स्ड होगा, N का एनर्जी लेवल EN फिक्स्ड होगा। बात समझिएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि एनर्जी लेवल ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हर स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा? फिक्स्ड होगा। ये तो आप बोलोगे सर आप इसमें नया क्या बता रहे हैं, पहले तो बता चुके हैं आप ये कि एनर्जी लेवल ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड when you are moving away from nucleus, and when you are moving away from nucleus the energy level increases, ठीक है। आप लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की 5वीं सीरीज आएगी, वहाँ पर हम ये बात प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पे आने पे एनर्जी लेवल इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल K से ज़्यादा होगा एनर्जी लेवल L, एनर्जी लेवल L से ज़्यादा होगा एनर्जी लेवल M से ज़्यादा होगा N, and in so on, energy level of infinite orbit it should be 0, it must be 0, sorry। और ये क्वेश्चन आपके वहाँ नेट में आया है, ओके। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे उसका एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है, एनर्जी लेवल जो है इंक्रीज होता जाता है, ठीक। ये नोट था, इंपॉर्टेंट है, प्लीज उतार लें, ये नेट का क्वेश्चन है। इसको हम प्रूफ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की 5वीं सीरीज आएगी तो बेटा 5वीं सीरीज में हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट नंबर जो है मेरे ख्याल से 5वां है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अनटिल, एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट, एनी प्रॉब्लम नहीं। अनलेस until the force of attraction is equal to centrifugal force, बात समझिएगा। एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। देखें, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये आपका ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट मान लीजिए, ओके। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है इस तरह से। तो आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे v वेलोसिटी से घूम रहा है। पहले ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस मान लिया r है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, तो एक फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है दैट इज नोन एज
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सो FCP, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, तो एक फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे एक फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, अगर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में आके गिर जाएगा। इसको मेंटेन रखना है तो एक और फोर्स लगेगा जो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स सेंटर से अवे लगता है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FCG। और अगर इलेक्ट्रॉन को अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन रखना है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? K इंटू Q1 Q2। मान लिया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q1 है और न्यूक्लियस पे चार्ज Q2 है। ओके, तो ये वाला फोर्स कूलॉम फोर्स होगा, दैट इज K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बेटा mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉन को अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R, दिस इज द R। ओके, साफ साफ लिखा है मैंने, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ। ओके, थोड़ा सा इसको मैं और एलोबरेट करूंगा। मैंने कहा सर्कुलर पाथ को मेंटेन करना है तो सेंट्रीपिटल किसके बराबर होना चाहिए बेटा? सेंट्रीफ्यूगल के बराबर। सेंट्रीपिटल कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल कितना है? mv स्क्वायर अपॉन R। ओके, काट मत देना R से R यहाँ पे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो Q1 इज व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ बेटा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कहीं पे भी आपको दिक्कत ना हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए या मान कह लीजिए होता ही है E। Q2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और ये बात समझने में बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है वो एटॉमिक नंबर का E टाइम्स होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज एटॉमिक नंबर का E टाइम्स होता है। तो एटॉमिक नंबर कल मैंने बोला था Z से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू E। ओके, तो K Q1 की जगह पे E, Q2 की जगह पे ZE, तो EZE ये हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द मेन relation by which electron maintain the circular path. This is the relation by which electron maintain the circular path. ओके बच्चों, तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो चौथी सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बोहर मॉडल के बहुत से कैलकुलेशन होंगे आज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट में बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, BAM, BAM, द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ BAM, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ BAM।
बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके, इसमें सबसे पहले तो हम एक रिलेशन लेंगे, mvr इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। एक तो इस रिलेशन को यूज करेंगे हम। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करता है, बराबर करता है। उसके लिए हमने क्या बोला बेटा? उसके लिए बोला मैंने k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ओके, तो यहां से हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस अगर आपको निकालनी हो, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है k में, तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो किसी भी ऑर्बिट में, तो दैट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, nth की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। r nth इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m k z e स्क्वायर। दिस इज द ओल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अभी देखिएगा, एक मिनट पहले देखते जाइए। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन दिस वन। अब जरा गौर से देखो, h इज ए प्लैंक कांस्टेंट 4 नंबर, पाई इज ए कांस्टेंट 3.14, m इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सारी वैल्यूज़ के यहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज़ h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू रख दें। सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ चेंज होगी वो होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप नहीं बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, ठीक है। जेड की वैल्यू चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सोडियम का भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए जेड डिफरेंट होगा। तो एन और जेड को छोड़ करके जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट एन एंड जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट हैं, जैसे h की वैल्यू 6.634 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, k 9 × 10 की पावर 9, e 1.6 10 की पावर -19, पाई 3.14। इन सारी वैल्यूज़ को रखोगे तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज हाउ मच? 0.529 इंटू दिस इज द n स्क्वायर अपॉन दिस इज द z। और ये जो रेडियस निकालोगे बच्चों, ये रेडियस एंगस्ट्रॉम में आएगी। दिस रेडियस इज गेटिंग इन एंगस्ट्रॉम। ओके, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में 1-2 बार नहीं, कई बार आए हैं।
सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको सही से पढ़ें। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस जो होगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम होगा। ओके बच्चों, चौक मेरी गिर गई है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट निकालना है। तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे रेडियस का जो जनरल फार्मूला है RNth इज बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो बेटा पहले। बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले जनरल रिलेशन जो होगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। दिस इज द जनरल रिलेशन ऑफ रेडियस। ओके, अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन, और किसी के बारे में बात ना करें, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर पहले ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1, और हाइड्रोजन है तो z भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से RNth, n की वैल्यू अगर 1 है तो R1 पहला ऑर्बिट आ जाएगा। दैट इज 0.529 इंटू n की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, n की वैल्यू अगर 2 होगी, n अगर दूसरा कर दें, दूसरे ऑर्बिट में होगा, लेकिन अभी भी z इसका 1 ही रहेगा। तो R2 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज 0.529 इंटू 2 to the 4 एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू को थर्ड कर दें, z तो अभी भी 1 रहेगा हाइड्रोजन के लिए, तो अभी भी R3 हो जाएगा। दैट इज 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। फिर n की वैल्यू 4 कर देंगे, z की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ से अगेन R4 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 1, दैट विल बी 0.529 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया हमारा रेडियस पहले बोहर ऑर्बिट की। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस आपके सामने, सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस आपके सामने, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस दिस वन, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस दिस वन। तो ये हमने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। ये पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है ये। अगेन एक और क्वेश्चन है जो नीट ने पूछा है, नीट का ही क्वेश्चन है, डिस्कस करता हूँ आपके सामने। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, बेरिलियम प्लस 3 आयन, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ
and fifth Bohr orbit of Li+2 ion and fifth Bohr orbit of Li+2 ion। तो देखें बेटा, मैंने बोला था ना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की फोर्थ सीरीज जो आज हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सबसे पहले देखें बेटा, थर्ड बोहर ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 3 है, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 5 है। ओके, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। अब जिसको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है बेरिलियम का वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना। तो पहले तो हम बात करेंगे बेरिलियम+3 के लिए। बेरिलियम+3 की बात की तो यहाँ पे Z की वैल्यू 4 हो जाएगी और n की वैल्यू इन्होंने 3 बोल दी। तो इसके लिए रेडियस n की वैल्यू 3 है ना, तो R3 इज इक्वल्स टू 0.5, सबसे पहले Rn लिख देता हूँ बेटा, 0.529 इंटू n²/z। ओके, तो यहाँ से R3 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू n की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर अपान z, ये आ जाएगा 4 और ये वैल्यू आ जाएगी बेटे एंगस्ट्रॉम में 0.529 इंटू दिस वन। और इसको आगे फिर कैलकुलेट करोगे ना बच्चे तो ये आएगा 0.529 इंटू 3 3 9/4 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसके बाद इन्होंने बात की है लिथियम के लिए, दैट विल बी Li+2 आयन लिथियम। तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू होती है 3 और ऑर्बिट नंबर दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम 5th। सो जनरल रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, R5 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर अपान z की वैल्यू 3 है एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी अगेन 0.529 इंटू 5 5 से 25 अपान 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये R3 फॉर बेरिलियम एंड R5 फॉर लिथियम, ये आपके लिए आ गया। उन दोनों का रेशियो निकालना है तो R3 अपान R5 और R3 की वैल्यू है 0.529 इंटू 9/4 अपान 0.529 इंटू 25/3। दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल आउट एंड लुक एट ओवर हियर 9/4 इंटू 3/25, 3/25, तो 9 3 जा 27 अपान 25 4 जा 100, तो 27 अपान 100 ये आ गया आपका R3 अपान R5। R3 किसके लिए है बेरिलियम के लिए, R5 किसके लिए है लिथियम के लिए। तो ये बेरिलियम और लिथियम का रेशियो आ गया रेडियस का 27/100 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर की चौथी सीरीज और इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहें, आगे और भी अच्छी अच्छी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।